बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। अधिगम का अर्थ, लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते रहते हैं तथा यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। अधिगम की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम परिवर्तन का माध्यम है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम के माध्यम। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम माध्यमों मीडियम ऑफ लर्निंग को दो भागों में बांटा है। औपचारिक अधिगम फॉर्मल लर्निंग, कक्षा क्षेत्र बालक स्कूल में अध्यापक पाठ्यपुस्तक तथा खेल एवं अन्य विविध कार्यों में भाग लेकर सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। यह प्रणाली सीखने की औपचारिक प्रणाली कहलाती है। अनौपचारिक अधिगम इनफॉर्मल लर्निंग, परिवार, मित्र तथा समाज। कोई भी बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्र समूह तथा समाज से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की यह प्रक्रिया बालकों को सामाजिक समायोजन एडजस्टमेंट में काफ़ी मदद करती है। बालक समाज में स्थापित नियम, रूढ़ि तथा पूर्वाग्रह ये सभी अनौपचारिक माध्यम से सीखता है। अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। अधिगम की आधुनिक वैकल्पिक अवधारणाओं को निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत। विभिन्न उद्दीपनों स्टिमुलस के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रिया होती है। इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के साहचर्य से उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या करना ही इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है। इस प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत थॉर्नडाइक, वाटसन और पावलोव तथा स्किनर के अधिगम सिद्धांत आते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रयोग एक बिल्ली पर किया। उसने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिया। इस संदूक का दरवाजा एक खटके अथवा चटकनी के दबने से खुलता था। संदूक के बाहर मछली का एक टुकड़ा इस प्रकार रखा कि अंदर से बिल्ली को वह स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक उद्दीपन स्टिमुलस का कार्य करता था। उस टुकड़े को देखकर संदूक में बंद बिल्ली ने अनुक्रिया प्रारंभ कर दी। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई प्रयत्न किए। काफ़ी देर तक बिल्ली संदूक के अंदर ही उछलती कूदती रही तथा उसकी अनेक अनुक्रियाएं प्रयत्न तथा भूल के आधार पर की। एक बार संयोगवश बिल्ली का पंजा संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वह खुल गया। बिल्ली ने बाहर रखा हुआ मछली का टुकड़ा खा लिया। थॉर्नडाइक ने उपरोक्त प्रयोग को दोहराया। उसने उसी बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया। बिल्ली ने फिर पहले जैसे अनुक्रिया प्रारंभ की तथा संयोगवश उसका पंजा फिर संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वह बाहर निकलकर मछली का टुकड़ा पाने में कामयाब हो गई। इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे ही बिल्ली कम प्रयास तथा कम भूल
करती हुई बाहर निकलती रही एवं बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं में कमी होती रही। अंत में एक समय ऐसा आया कि बिल्ली बिना कोई भूल किए संदूक का दरवाज़ा खोलना सीख गई। उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस प्रक्रिया में उद्दीपक की भी प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में वर्णन किया कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद पुनर्बलन विद्यार्थी को मिलता है। थॉर्नडाइक के उद्दीपन स्टिमुलस अनुक्रिया पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियम हैं। पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम। प्राथमिक नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। पुनर्बलन के सिद्धांत के 5 सहायक नियम। बहुक्रिया का नियम, रुचि या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा ही समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर बार बार के अभ्यास से बालक की आदतों में सुधार किया जा सकता है एवं उसकी गलतियों को कम किया जा सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। वाटसन का प्रयोग। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिकों ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ एक प्रयोग किया। उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया। बच्चे को उस खरगोश के नरम नरम बालों पर हाथ फेरना अच्छा लगता था। वाटसन ने बच्चों को कुछ दिनों तक ऐसा करने दिया। कुछ समय पश्चात वाटसन ने ऐसा किया कि जब बच्चा खरगोश को छूता था वो वाटसन एक तरह की डरावनी आवाज़ पैदा करने लगता था। ऐसा वाटसन ने कुछ दिनों तक किया। परिणाम यह हुआ कि डरावनी आवाज़ के न किए जाने पर भी बच्चे को खरगोश को देखने से ही डर लगने लगा। इस तरह भय की अनुक्रिया खरगोश कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित हो गई और इस अनुबंधन के फलस्वरूप उसने खरगोश से डरना सीख लिया। प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी सभी चीज़ों से डरने लगा जिसमें खरगोश के बाल जैसी नरमी और कोमलता हो। पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। उसने उस कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन कर दिया था जिससे कि उसकी लार सैलिवा की बूंदों को परखनली में एकत्रित कर लार की मात्रा मापी जा सके। उसने स्वतः चालित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक था। इस लार को पाइप से जुड़े एक परखनली में एकत्रित कर लिया जाता था। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित लार की मात्रा का माप लिया जाता रहा। प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन न देकर केवल घंटी की व्यवस्था में भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी जिसकी मात्रा का माप किया गया। इस प्रयोग के द्वारा यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसे प्राकृतिक उद्दीपन के अभाव में भी घंटी बजने जैसी कृत्रिम उद्दीपन के प्रभाव से कुत्ते ने लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की। कुत्ते ने यह सीखा था कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो जाता था। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। इससे पावलोव का अनुबंध
अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। स्वभाव निर्माण नेचर बिल्डर। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। अभिवृत्ति का विकास डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। बालक में विशेष प्रकार की अभिवृत्ति के विकास में उपरोक्त सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के उपचार में भी उपरोक्त सिद्धांत प्रभावकारी साबित होता है। अनुक्रिया का अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंध की सिद्धांत। वाटसन शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत। ये सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। स्किनर ने अधिगम के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है और सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। इस सिद्धांत का वह साधनात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत की प्रतिपादन हेतु सन 1930 में सफ़ेद चूहों पर एक प्रयोग किया तथा इसके लिए उसने एक विशेष प्रकार का बॉक्स लिया जिसे स्किनर बक्सा कहते हैं। इस बक्से में एक छोटा सा मार्ग था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक प्याली से था। इस लीवर को दबाने से खट की आवाज़ होती थी तथा उस प्याली में खाने का एक टुकड़ा आ जाता था। चूहा जब इस बक्से में उस मार्ग से छोड़ा जाता था तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से खट की आवाज़ होती थी तथा वह अनाज को सुनकर उसकी ओर बढ़ता था जिससे अंदर रखी प्याली में उसे खाने का टुकड़ा मिल जाता था। वह खाना उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता था तथा इस बक्से में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसमें अन्य किसी प्रकार का शोर नहीं होता था तथा इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। खाना चूहे की लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। इस क्रिया में चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। स्किनर के सक्रिय अनुबंध का शैक्षणिक महत्व। स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया जाता है जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग अभिक्रमित अधिगम के लिए किया गया है। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व होता है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान इत्यादि। ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। अधिगम का वह सिद्धांत यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत वर्दीमार, कोहलर एवं लेविन के सिद्धांत अधिगम सिद्धांत आते हैं। ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। इन मनोवैज्ञानिकों में वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने एक प्रयोग किया। कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया तथा उसने कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए जो उस भूखे चिंपैंजी की पहुंच के बाहर थे। कोहलर ने कमरे में 3-4 खाली बक्से भी डाल दिए। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी चिंपैंजी केलों को प्राप्त करने में असफल रहा। तभी उसकी नज़र बक्सों पर गई तथा उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केलों को प्राप्त कर लिया। एक अन्य प्रयोग में उसने कमरे में बक्से की जगह 3-4 छड़ियाँ रखी। चिंपैंजी के इस बार भी छड़ियों को आपस में जोड़कर केलों को प्राप्त करने में सफल रहा। अतः बार बार प्रयोगों को दोहराने के क्रम में उसने पाया कि प्रत्येक बार चिंपैंजी अपनी कोशिशों में सफल रहा। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि चिंपैंजियों ने परिस्थितियों का अपने समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया। परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। अंत में समस्याओं और उनसे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनका हल उनके मस्तिष्क में अचानक ही कौंध गया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी की शैक्षिक उपयोगिता। जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। बालकों के बौद्धिक विकास हेतु उनकी अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ बहुत सहायक होती है। इसलिए इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में सूझबूझ अथवा अंतर्दृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया जाता है। यदि सीखने से होने वाले लाभों का पहले से पता चल जाए तो बालक अपनी बुद्धि अथवा सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेगा। कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना अथवा अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है अथवा पुरानी में परिवर्तन होता है। व्यक्ति के व्यवहार को समझने हेतु व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने तथा प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। इस सिद्धांत के 4 मुख्य तत्व हैं: शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार एवं अवरोध। शक्ति। व्यक्ति अपने जीवन में सदैव उद्देश्यों से प्रेरणा ग्रहण करता है। उद्देश्य कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक होता है। सकारात्मक उद्देश्य वे होते हैं जिनसे प्रेरित होकर व्यक्ति उस ओर बढ़ता है। नकारात्मक उद्देश्य से व्यक्ति पीछे हटने की कोशिश करता है। अधिगम के इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सम्मुख सकारात्मक तथा नकारात्मक शक्तियाँ उपस्थित रहती है जो अधिगम की प्रेरणा देती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेरक विशिष्ट उद्देश्यों के साथ संबंधित होते हैं और इस प्रेरक की संतुष्टि इन उद्देश्यों को प्राप्त करके होती है। लाइफ स्पेस। व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं तथा योग्यताएं होती है जो कि व्यक्ति में निहित होती है। फिर लेविन ने व्यक्ति की सीमा की अवधारणा की है। इसके पश्चात वातावरण आता है जो कि जीवन विस्तार की सीमा से घिरा होता है। अवरोध, बैरियर। वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुँचने में अवरोध उत्पन्न करती है तथा व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का विरोध करती है। यदि व्यक्ति को उद्देश्य की ओर जाने के लिए अभिप्रेरणा मिलती रहती है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तथा यदि व्यक्ति के बीच में बाधा उत्पन्न होने पर अभिप्रेरणा नहीं मिलती है तो वह अपना मार्ग छोड़ देता है अथवा बदल देता है। यदि वह निराश होकर बैठ जाता है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अधिगमकर्ता को
मात्र एक जैविक प्राणी न समझा जाकर एक ऐसा मनोविज्ञानात्मक व्यक्ति माना जाता है जो किसी एक शिक्षण अधिगम परिस्थिति में अपने विशिष्ट जीवन दायरे में रह रहा होता है। क्षेत्र सिद्धांत यह बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से शिक्षकों को शिक्षण अधिगम व्यवस्था की उचित नियोजन, व्यवस्था एवं प्रबंधीकरण में सहायता मिलती है। कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। कार्ल रैंसम रोजर्स नामक अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने अधिगम को दो मुख्य प्रकारों, संज्ञानात्मक अधिगम तथा अनुभवजन्य अधिगम में विभक्त किया। उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक अधिगम को जब तक उपयोग में नहीं लाया जाए वह अपने आप में पूरी तरह निरर्थक ही होता है। इस अधिगम का आधार और प्रयोजन मात्र ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब शब्द ज्ञान, गणितीय ज्ञान, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं की जानकारी आदि इसी प्रकार के अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अनुभवजन्य अधिगम के बारे में कार्ल रोजर्स ने बताया कि यह मात्र ज्ञानार्जन में ही नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की संपूर्ण प्रजाति और उसके कल्याण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। अनुभवजन्य अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी व्यक्तिगत रुचि एवं तल्लीनता का पूरा समावेश पाया जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि मानव होने के नाते व्यक्ति में सीखने की स्वाभाविक रूप से ही उत्कट अभिलाषा रहती है और सभी व्यक्ति वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए अपनी स्वाभाविक रुचि तथा इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर रहने के लिए कुछ न कुछ सीखते रहने की कोशिश करते हैं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। यह सिद्धांत अधिगम हेतु उचित रूप से लाभदायक एवं सकारात्मक शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का आयोजन करने में सहायक होता है। इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन क्रो एवं क्रो के द्वारा दिया गया। बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? परिवार, दोस्त, समाज, पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक औपचारिक अधिगम है तो पाठ्यपुस्तक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं होगा। 3 का 4। अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? सामाजिक समायोजन में मदद करती है। औपचारिक, अनौपचारिक दोनों। औपचारिक के तत्व एवं अनौपचारिक दोनों। 4 का 2। अनौपचारिक प्रणाली। अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? अनौपचारिक प्रणाली, जो वो परिवार, दोस्त और समाज से सीखता है। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तियां गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर। 6 का 1। थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक।